गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे शिशु जनसंख्या के बारे में। जैसा कि जो जनसंख्या का जो पिरामिड बनता है किसी भी देश के, उसमें आयु और लिंग को बहुत महत्व आधार मान करके किसी भी देश की जो जनसंख्या का जो पिरामिड तैयार किया जाता है उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो उसी में आज पहला जो आयु को लेकर के कि भारत में किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, शिशुओं की जनसंख्या कितनी है, युवाओं की जनसंख्या कितनी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए, डाटा बेस है तो डाटा देखना ही पड़ेगा। भारत में जो शिशुओं की जो जनसंख्या है वो टोटल पॉपुलेशन का 13.12% है। यानी कि जो टोटल 121 करोड़ समथिंग जनसंख्या है उसका 15,87,00,000 जो पॉपुलेशन है वो शिशु की है। शिशु मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चे। कितने वर्ष के बच्चे? शिशु का मतलब होता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे, इनको शिशु में काउंट किया जाता है। तो कहने का मतलब कि जो टोटल पॉपुलेशन है 121 करोड़ समथिंग, उस टोटल पॉपुलेशन में भारत में जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 15,87,00,000 समथिंग में है। अगर हम परसेंटेज में देखें तो टोटल परसेंटेज का 13.12% है। उसमें से भी 8,29,00,000 जो हैं बॉयज हैं और 7,58,00,000 गर्ल्स हैं। मैं अभी आपको जब बताऊंगा सेक्स रेशियो के बारे में तो वहां चर्चा करूंगा कि भारत में लिंगानुपात क्यों कम है। यानी कि भारत में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की अपेक्षा ज़्यादा है। उसी का एक अंतर है जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि टोटल 15,87,00,000 जनसंख्या में से 8,29,00,000 बॉयज हैं और 7,58,00,000 जो हैं वो गर्ल्स हैं। ठीक है ना। आगे जैसा कि आपको बता दें कि भारत के अंदर डेली 1,00,000 शिशुओं का जन्म होता है लगभग में, जिसमें से 38,000 ऐसे लोग हैं जिनका किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। रजिस्ट्रेशन ना होने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। पहली चीज जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में उतने बड़े स्तर पर चिकित्सीय सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा हॉस्पिटल में जिसका जन्म नहीं होता है वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, बच्चे का जन्म जो घर में ही हो जाता है। तो इसलिए जो है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। रजिस्ट्रेशन के मामले में अगर हम बात करें तो केरल और पंजाब भारत का एक ऐसे राज्य है जहां पर 100% बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है। वहीं पर सबसे कम राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसे राज्य हैं जहां पर लगभग उत्तर प्रदेश में 35% और बिहार में 25% जो शिशु हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो पाता है, यानी कि जन्म के समय उनका रजिस्ट्रेशन हो पाता है। आगे बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो शिशु जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश का। मैं ये भी बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में जन्म दर ज़्यादा है। जब अभी हम बात करें कि टोटल भारत में अगर हम जन्म दर की बात करें तो 22.1% हमारे यहाँ बर्थ रेट है। उसमें रूरल एरिया में जो है 22.7% रूरल एरिया में बर्थ रेट है और 18% जो है अर्बन एरिया में। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जन्म दर है वो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है ना। आगे सबसे ज़्यादा शिशु जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है। ठीक है ना। सबसे कम अगर बात करें कि सबसे कम जनसंख्या
किन राज्यों में है शिशुओं की, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है लक्षद्वीप द्वीप का, फिर उसके बाद दमन द्वीप का, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, उसके बाद दादर नगर हवेली का आता है। लेकिन अगर राज्यों की बात, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन जो सिक्किम है ये स्टेट है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे कम शिशुओं वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, सिक्किम। लेकिन सबसे कम शिशु वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो क्या होगा, लक्षद्वीप। ठीक है ना। अगर सबसे ज्यादा ये बात करें कि सबसे ज्यादा परसेंटेज शिशुओं का कहां पर है, तो मेघालय है। कहां है, मेघालय में। टोटल पॉपुलेशन का वहां पर लगभग 19% जो है शिशुओं की जनसंख्या है। कहां पर, मेघालय में। अगर वहीं पर बात करें कि सबसे कम परसेंटेज शिशुओं कहां पर है, तो गोवा। कहां है, गोवा। गोवा में शिशुओं की जनसंख्या सबसे कम है प्रतिशत के दृष्टिकोण से। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में और राज्यों में सिक्किम है। ठीक है ना। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। आज हम आपको भारतीय जो जनगणना होती है, जनगणना का जो पिरामिड बनता है, पिरामिड का इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद हम कुछ लिखते भी चलेंगे ताकि कुछ चीजें आपकी छूटे ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान। सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले राज्य जो है लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और राज्यों में सिक्किम है। परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज शिशुओं की मेघालय में है, सबसे कम परसेंटेज शिशुओं की गोवा में है। अगर हम बात करें कि 100% जो बर्थ रजिस्ट्रेशन कहां होता है, केरला और पंजाब में। सबसे कम बर्थ रजिस्ट्रेशन कहां पर होता है, यूपी और बिहार में। ठीक है ना। अगर ये बात करें कि आज भी भारत में पर डे 1 लाख शिशु जन्म लेते हैं, जिसमें से 38,000 शिशु ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, यानी उनके बारे में हमें डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है कि आने वाले समय में 100% जो भी बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो पाए। ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में हम। देखिए ये चीजें यहां आइए, जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड का जो सिद्धांत है यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, उसकी संकल्पना W.S. थॉमसन और ए लुईस ने दी थी। जनसंख्या पिरामिड की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट जो है वो कौन दिया है, W.S. थॉमस एंड ए लुईस। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका हुआ है। पिरामिड की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या का जो पिरामिड है वो उसको बनाने का जो आधार है वो आयु और लिंग है। क्या है, आयु और लिंग। ठीक है ना। यहां हम आयु की चर्चा कर रहे हैं, लिंग की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। यहां पर आयु की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम आपको पहले शिशुओं की जनसंख्या बता रहे हैं कि भारत में शिशुओं की जनसंख्या इतनी है। आयु के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि भारत का जो जनांकीय जो जनसंख्या का जो पिरामिड है वो शंकु के आकार का है। कैसा है बेटा, शंकु के आकार का है। शंकु ऐसा बनता है। शंकु मैंने बताया कि जो पिरामिड बनता है उसका जो आधार क्या होता है, आयु और लिंग। आयु तो इसको आयु डिनोट करते हैं, ये उम्र है, और इसको लिंग, यानी कि एक तरफ हम मेल को रख सकते हैं और एक तरफ हम फीमेल को रख सकते हैं। ठीक है ना। एक तरफ फीमेल को, इसको हम एज कह सकते हैं कि ये एज वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ बच्चे हैं, यहाँ पर एंग है, फिर यहाँ पर बुढ़े हैं। ये ऊपर जाते जाते जो आकार है वो शिशु का, यानी कि जो आकार है वो सिकुड़ता चला जाता है। हमारे यहाँ जब हमने शुरू में देखा कि जब जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत पढ़ते तो वहाँ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत हाई होती है। ठीक है ना। हमारे यहाँ जन्म दर क्या है, जन्म दर का जो आधार है, ये आधार बताता है जन्म दर, यानी कि शिशुओं की संख्या कितनी है। तो हमारे यहाँ जन्म दर का जो आधार है वो काफी चौड़ा है, यानी कि हमारे यहाँ बर्थ रेट बहुत हाई है। लेकिन धीरे धीरे
आज जब हम 2001 की बात, 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो वहां हम ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो बर्थ रेट है वो कितनी हो गई है, 22.1%। क्या हो गई है, 22.1% बर्थ रेट है, यानी कि जन्म दर। इस रफ्तार से हमारे यहाँ जन्म दर यानी कि लोगों का जन्म हो रहा है। यहाँ पर और चीजें हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो इसका आकार वो पिरामिड आकार का क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ शिशु जो जनसंख्या में जो आयु की जो संरचना होती है उसमें 3 वर्ग के लोगों को लिया जाता है। कितने वर्ग के लोगों को लिया जाता है, 3 वर्ग के। पहला 0 से 14 वर्ष यानी कि बच्चे हैं, ये क्या है, बच्चे हैं। 15 से 62 वर्ष इनको कहा जाता है कि ये कार्यशील जनसंख्या है। क्या है, कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या, जो काम करने वाली जनसंख्या है। उसके बाद 60 वर्ष से अधिक यानी कि 60 प्लस इनको कहा जाता है कि ये वृद्ध हैं। क्या है, वृद्ध हैं, ठीक, यानी कि बूढ़े हैं। ये जो आयु संरचना होती है उसमें इन 3 चीजों को रखा जाता है। तो अगर हम बात करें कि भारत में 2011 की जो जनगणना हुई थी इसमें इस आयु संरचना में कितने % लोग कहां पर किस आयु वर्ग के हैं, तो उसमें हम ये बात कर सकते हैं कि 0 से 14 साल तक के लोगों की जो संख्या है वो कितनी है, 29%। कितनी है। वहीं पर अगर हम बात करें कि 15 से लेकर के 62 वर्ष तक की उम्र के लोगों की संख्या कितनी है, 63%। अगर वहीं बात करें कि 60 प्लस वालों की संख्या कितनी है, तो 8%। आप इस चीज से इस पिरामिड को आप तैयार कर सकते हो। अगर अभी आपको लिंग भी पता चल जाए तो लिंग मतलब कि पुरुष और महिला। अब जब आगे हम पढ़ाएंगे लिंगानुपात तो वहां इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ हमको सिर्फ आयु के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, मैंने ये भी बता दिया किसी भी देश की जनसंख्या का जो पिरामिड है उसका बनाने का जो आधार होता है वो आयु और लिंग होता है। क्या होता है, आयु और लिंग। तो आयु, तो मैं यहाँ आयु की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 0 से 14 वर्ष तक के जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, 32%, 29%। वहीं पर जो इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कि ये बच्चे हैं, इनको बोलते हैं कि ये कार्यशील जनसंख्या है, और इनको बोलते हैं कि क्या ये वृद्ध है। जो 60 साल से ऊपर है उनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं, उनको वृद्ध बोलते हैं, ठीक है ना। वो देखिए कौन सा देश कितना ज्यादा विकास करेगा वो वहां की कार्यशील जनसंख्या पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। क्यों कहा जाता है, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने अपने बेंगलुरु के एक हैदराबाद के अपने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास 62% जो युवा जो कामकाजी जनसंख्या है ये हमारे लिए एक अवसर भी है और एक चुनौती भी है। अवसर किस लिए है, क्योंकि जिस देश में युवाओं की संख्या ज्यादा है, जिस देश में काम करने वालों की संख्या ज्यादा है, अगर वो देश चाहे तो अपनी जीडीपी में जो उसके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके अंदर स्किल डेवलप करके उसको वो यूटिलाइज कर सकता है, अपने देश की जीडीपी को बढ़ा सकता है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे दुनिया के सारे देश जो जननांकीय संक्रमण होता है तो इस दौर से गुजरते हैं कि हर देश में ये होता है कि कभी वहां पर जन्म दर हाई होती है, बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, फिर वहां पर एक समय आता है कि जवानों की संख्या ज्यादा होती है, फिर एक समय वहां आता है कि वृद्धों की संख्या ज्यादा होती है। ये ट्रांजिशन चलता रहता है, ये संक्रमण जनसंख्या का चलता रहता है देशों में। तो आज भारत के सामने एक अवसर है कि अब उसके पास जो ये वर्किंग पॉपुलेशन है यानी कि 15 to 59 वर्ष के जो वर्ष लोग हैं
उनके अंदर स्किल डेवलप करके अपने जीडीपी को, अपने देश की विकास की रफ्तार को और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, इसकी संख्या कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम विकास करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारे यहाँ जन्म दर कम होती जा रही है, मृत्यु दर भी कम होती जा रही है। इनकी जब मृत्यु दर कम होती जाएगी इसकी संख्या बढ़ेगी, इसकी संख्या कम होगी, इसकी संख्या बढ़ेगी, फिर एक समय आएगा कि इसकी संख्या धीरे धीरे कम होगी, ये संख्या इसकी तरफ आएगी। कहने का मतलब ये है कि कभी ये ज्यादा होगी तो कभी ये ज्यादा होगी, कभी ये ज्यादा होगी, लेकिन उस देश के पास ज्यादा अवसर है जिसके पास ये वाली संख्या ज्यादा है। यानी कि अगर हम जनसांख्यिकीय लाभांश की बात करते हैं तो भारत की जो जनसंख्या का जो आयु संरचना की बात करते हैं तो वहां पर भारतीय लाभांश, भारतीय जनसांख्यिकीय का लाभांश उठाने का पूरा अवसर भारत के पास है। और इसीलिए हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने यहाँ स्किल इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, ऐसे तमाम प्रोग्राम चलाए हैं जो अपने युवाओं के अंदर स्किल डेवलप करके, अपने युवाओं के अंदर एक निपुणता डेवलप करके, उनके अंदर एक प्रकार से क्रिएटिविटी डेवलप करके उस वर्किंग पॉपुलेशन की क्षमता को यूटिलाइज कर सकते हैं और देश की जीडीपी में उनके योगदान को दे सकते हैं। यानी कि देश की जो विकास की रफ्तार है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इतनी बात हो गई। आगे जैसे जैसे हम ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा भाई हर समय व्यक्ति जवान नहीं होगा, बुढ़ा होगा। ये जनसंख्या जब इस पे कन्वर्ट होगी तो आप ये समझिए कि हमारे यहाँ जो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी। डिपेंडेंसी पॉपुलेशन का मतलब कि ये वाली संख्या काम करती है और जो ये वाली संख्या है ये इस पर निर्भर होती है। आपको मैं बता दूं कि भारत में या दुनिया में किसी भी देश में जो 60 साल के लोग होते हैं और जो 14 साल से नीचे तक के लोग होते हैं वो इन पर निर्भर होते हैं। किस पे निर्भर होते हैं? इन पर, क्योंकि ये काम करते हैं। बच्चे तो काम करेंगे नहीं, बुजुर्ग भी काम नहीं करेंगे। तो अगर एक समय ऐसा आएगा कि जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, यानी कि काम करने वालों की संख्या कम हो जाएगी और उन पर निर्भर रहने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो देश पर भारी भार पड़ सकता है। इसलिए भारत के सामने एक अच्छा अवसर है कि वो अपनी इस वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर स्किल डेवलप करके अपनी देश की विकास की रफ्तार को तेज कर सकता है। तो शिशुओं की जनसंख्या हमने देख लिया, यहाँ पर हमने युवाओं की जनसंख्या देख लिया, यहाँ पर हमने वृद्धों की जनसंख्या देख लिया कि हमारे पास वृद्धों की जनसंख्या इतनी है हमारे पास, तो इसमें भारत में जो काम करने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है। किसकी अपेक्षा? आश्रित रहने वालों की संख्या की अपेक्षा। तो इतना बहुत है हमारे समझ से। अगर हमने यहाँ पर शिशुओं की जनसंख्या चर्चा कर लिया, यहाँ पर युवाओं की बात कर लिया, अगर ये एज स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर हमने वृद्धों की भी चर्चा कर लिया। तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्स रेशियो। थैंक यू।